हाय हेलो वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स की मैं सभी बारीकियां आप लोगों को सिखाने और समझाने वाला हूं कि इनकम टैक्स क्या है, ये कैसे आया, आप इस पर कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, किन किन तरीक़ों से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, या सभी बातें जो भी आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं उन सभी को आप वन बाई वन इंपॉर्टेंट मार्कअप करते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भी दे दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें, इंपॉर्टेंट पार्ट बनते रहें। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को सीखने और समझने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम ये कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखा देनी है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट हमें दिखा देंगे तो बड़ी हमारी मदद होगी। ठीक है, चलिए ओके। सबसे पहले इनकम टैक्स से शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। आवश्यकता क्या होती है इनकम टैक्स की, ये किस तरह का टैक्स है, तो हम लोगों को सब बातें समझनी है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बात ये समझिएगा, सर इनकम टैक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये लगता किस पे है, ये आपकी इनकम पे लगेगा। ठीक बात है, हाँ सर ये तो हमें पता है, ऑब्वियसली बात है, इनकम टैक्स नाम है तो ये हमारी इनकम पे लगेगा। लेकिन सबसे पहली बात, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अच्छा इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप खरीदते हो सामान उसी में शामिल होता है, तो वो जाता तो एक तरह से कंज्यूमर की पॉकेट से ही है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब आप हैं, ठीक है, अब आपने खरीदा एक टूथपेस्ट। ठीक है सर, हमने एक टूथपेस्ट खरीदा, ठीक है, बिल्कुल टूथपेस्ट जैसा ही लग रहा है। ठीक है ओके। अब एक बात ही बताओ, टूथपेस्ट कंपनी क्या बनाने का प्राइस आपको रखेगी और उसके बाद में वो टैक्स खुद की जेब से पे करेगी? नहीं। तो जब आप टूथपेस्ट वो बनाती है कंपनी, तो मान लीजिए उसने 10 रुपये का टूथपेस्ट बनाया, वो सोचेगी इस पर काम ये करते हैं 5 रुपये का अपन लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लाने ले जाने में भी खर्चा होगा, तो मान लो लाने ले जाने में 4 रुपये का खर्च हो गया एक बार टूथपेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सेलर इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट लगाएगा और इस दौरान जो आप लोगों का टैक्स ही बनेगा, तो वो आइटम तब जाके आपको कुछ कितने का, 10 रुपये का आइटम आपको कितने का पड़ जाता है, 4 और 4 8 10 20 25 रुपये का पड़ जाता है। आइटम 10 रुपये का है लेकिन कई सारी चीज़ों होने के कारण वो आपको 25 रुपये का पड़ता है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का भाग हो गया कि देते तो वो टैक्स आप ही हैं, है ना, लेकिन आपको लगता है कि हमने तो प्रोडक्ट का पैसा चुकाया है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स सीधा सीधा होता है जो आपको सीधे सीधे रूप से देना पड़ता है। अच्छा अब देखो, नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स को वसूलता कौन है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा वसूले जाते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स सीबीआईसी के द्वारा वसूले जाते हैं। सीबीआईसी क्या होता है इसके बारे में बता दूं, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना, सीबीडीटी, सॉरी ये सीबीडीटी के द्वारा वसूले जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये जो है ये आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स वसूलने का काम करता है। कौन? सीबीडीटी। नाम याद रहेगा, मैं दोबारा लिख दूं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये आपका डायरेक्ट टैक्स वसूलने का काम करता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है सर। और ये आप लोगों का जो इनकम टैक्स है, अब सबसे पहले इस पर कौन सा एक्ट लगता है आप उसको ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है। इनकम टैक्स ये जो आपका एक्ट है, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स को पे करना होता है। इसमें जो भी उन लोगों ने टैक्स के रूल बनाए हैं, जिस चीज़ को इनकम माना है, और जो जो पर्सन टैक्स पेयर बनते हैं उन लोगों को इसमें शामिल करा जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1981 है, 1961 है। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है सर? डायरेक्ट टैक्स के। इसको वसूलता कौन है? सीबीडीटी वसूलता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वाले इनसे वसूलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? सब लोगों को आई होप सो पहले मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, किसी को भी यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। सब लोगों को सबसे पहले ये वाली बातें समझ में आ गई। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। इनकम टैक्स क्या है, किस ईयर में बना, कौन वसूलता है, सबको ये वाली बातें अच्छे से यहाँ पे मालूम होंगी, किसी को कोई परेशानी जैसी चीज़ नहीं होगी, सबको क्लियर होगा।
चलिए अब बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं दो बातें और समझा दूं। सर ये इनकम वसूलते कैसे हैं, इस पे पेमेंट देता कौन है, और कौन कौन सी चीज़ें इनकम में मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ें समझ लीजिएगा कि क्या है और ये कैसा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली बात कर लेते हैं कि हमारी जो भी इनकम है वो क्या है, इनकम टैक्स को कौन कौन पे करता है, वो कौन होता है। तो सबसे पहले इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 231, सब्सेक्शन 31 इनकम टैक्स के, कि इन लोगों ने पर्सन किसको उसको माना है जो टैक्स भरेगा। ठीक है ना, कौन कौन वो पर्सन है जो आप लोगों का क्या फिल करेगा, जो आपका टैक्स देगा। अच्छा सर, कौन कौन है? सबसे पहले तो कोई भी इंडिविजुअल, जैसे आप हैं, मैं हूँ, एक सैलरी पर्सन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, तो इंडिविजुअल टैक्स भरेगा। दूसरा, एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी टैक्स फिल करती हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आप लोगों को पता है कंपनी अलग होती है, पर्सन अलग होती है, तो एक कंपनी भी क्या करती है, एक कंपनी भी टैक्स को फिल करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कौन फिल करता है, एक फर्म, कंपनी हो, फर्म हो। मान लो हमने एक छोटा सा बिजनेस के लिए 4 लोगों ने मिलकर एक फर्म बना ली, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, हम अपना टैक्स पे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके ओके। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि हम जो एसोसिएशन है, मतलब एक ग्रुप है एक तरह से किसी पर्सन का, वो लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लोकल अथॉरिटी, वो भी टैक्स पे करती है। और इसके अलावा और कौन टैक्स पे करता है सर, इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो रहता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आयरन मैन में जारविस, अगर जारविस के नाम पे कोई बिजनेस है, उसकी कोई इनकम हो रही है, तो वो भी क्या करेगा, वो बंदा भी टैक्स पे करेगा, मतलब टैक्स के चंगुल से कोई नहीं छुपेगा। ठीक है ना, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, जिसको हम लोग पर्सन के रूप में देखते हैं, ऐसे कंपनी क्यों ना हो, तो एक सीधी सी बात है, अगर वो कुछ इनकम अर्न कर रही है, उसका हम लोग जुडिशरी रूप से अलग वजूद मान रहे हैं, तो वो सभी लोग टैक्स पे करेंगे सेक्शन के हिसाब से। ध्यान रखिएगा वो किस सेक्शन में आते हैं। एग्जाम में अगर आपको सेक्शन याद नहीं हो तो बिल्कुल सेक्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको याद हों केवल आप उन्हीं के साथ में क्या करिएगा, आप डील करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सेक्शन याद नहीं है और आप लोगों ने फिर गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब इसके अलावा हेड ऑफ इनकम कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आप इसको भी जानिएगा। हेड ऑफ इनकम, तो इनकम को 5 हेड में आपके इनकम टैक्स में बांटा गया है सेक्शन 14 के हिसाब से। ठीक है, किस हिसाब से, सेक्शन 14 के हिसाब से। सबसे पहला हेड कौन सा होता है उसको ध्यान रखिएगा, तो वो पहला हेड है सैलरी, सैलरी हेड। दूसरा हेड कौन सा होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दूसरा हेड होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे रेंट वगैरह आपको मिल रहा है, तो ये वो होगा। इसके बाद में होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है ना, प्रोफेशन और बिजनेस दोनों ही ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस आप दोनों ही ले लीजिए सर, जिससे दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, या मान लीजिए एक CA हैं, या मान लीजिए आप एक किसी ऐसे व्यवसाय में जिससे अपनी प्रोफेशन से कमा रहे हैं, तो वो आप लोगों का इसमें जाएगा। ठीक है, कैपिटल अगर कोई गेन होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई संपत्ति बेची, उससे बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो चीज़। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे मान लीजिए अदर सोर्स, जैसे आप लोग हैं, अच्छा सर हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या करा, आप लोगों को कहीं से लॉटरी लग गई। अच्छा, तो आप लॉटरी पे मान लीजिए आपने घोड़े की दौड़ में पैसा लगाया, मान लीजिए आपने KBC में आपका नंबर आ गया,
आपको वहाँ से इनकम हो गई। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही मानी जाती है और इसका भी अमाउंट क्या रहता है, इसका अमाउंट भी टैक्सेबल बनेगा। तो सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई, इनकम फ्रॉम प्रेस्टेशन और बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। ये 5 हेड हम लोगों के माने जाते हैं। इन 5 हेडों को हम एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप सो यहाँ तक कि मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि हम लोगों की हेड की इनकम क्या होती है। ये 5 हमारी हेड की इनकम रहती हैं और इन सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे और इसके बाद में इन सबको ही मिला के एक पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। इन सबको मिला के एक इंसान की क्या बनती है, ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सबको मिला के। उसके बाद में उसे डिडक्शन रिसीव होते हैं जो कि 80C से लेकर 80U तक रहते हैं। ठीक है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक रहते हैं। वो क्या क्या होंगे हम उसको समझेंगे। उसके बाद ही आपकी टोटल इनकम निकलेगी जो कि टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये आप डिसाइड करेंगे आगे जाके उसके स्लैब रेट के तहत, है ना। क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब रेट चेंज रहता है हर साल या क्या रहता है वो भी हम लोग समझेंगे अभी। तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इन 5 हेडों को मिला के आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। उसके बाद आपको डिडक्शंस मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस में पैसा लगा रखा है, आपने FD रखी हैं या फिर आपने कोई दान पुण्य करा है, तो उस हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेंगी। और इन सबको मिलाने के बाद में आपकी क्या बनेगी बेटा, इन सब के बाद में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जब डिडक्शन आप माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम बन जाएगी। टोटल इनकम कब बनेगी, जब आप डिडक्शन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक अब पहले किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो बता दीजिए। सर इनकम टैक्स क्या है, आपने समझ लिया। सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का एक भाग है ये, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा वसूला जाता है। इनकम टैक्स में कौन सा एक्ट लगता है, 1961 लगता है। सभी पर्सन्स, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो, ये सभी टैक्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं। टैक्स देना होता है। जब हम लोगों की जो इनकम रहती है वो इन 5 हेडों से रहती है, सैलरी से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ बिजनेस से, कैपिटल गेन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। इसके बाद में हम लोगों को डिडक्शंस मिलती हैं इस अंडर सेक्शंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में जो डिडक्शन मिलती हैं उसके बाद हमारी टोटल इनकम बन के सामने आ जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। तो आई होप सो यहाँ तक की सभी बातें सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। बहुत बेसिक मैंने बताया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इनकम टैक्स में 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे। सर एक होता है टैक्स प्लानिंग, अच्छा सर, और एक वर्ड होता है टैक्स इवेक्शन, ओके सर, और एक वर्ड होता है टैक्स अवॉइडेशन। अब इन सबको आप लोगों को एक बार थोड़ा सा समझ लेना कि ये क्या होता है। देखिए टैक्स प्लानिंग क्या होती है। मान लीजिए आपको बताया कि यार मेरी इनकम जो है वो टैक्सेबल होने वाली है। अच्छा, तो आपने एक काम ये करा, आपने डिडक्शन लेने के लिए उसमें 80C के तहत अभी हम लोग डिडक्शन आगे जाके पढ़ेंगे। हमने इंश्योरेंस में पैसा लगा दिया, कोई FD ले ली टैक्सेबल, ठीक है, या मान लीजिए हमने कोई कहीं पे पैसा ऐसी जगह लगाया जो टैक्सेबल हमारी इनकम ना बन पाए डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टैक्स प्लानिंग होती है। ये लीगली होती है, ठीक है। ओके, अब टैक्स इवेशन क्या होता है, ये इलीगल होता है। मतलब टैक्स बचाने के लिए आपने बोल दिया कि मैंने इस जगह पैसा फंसा रखा है और नकली डॉक्यूमेंट बनवा दिए, असली डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, ये इलीगल होता है। ये पूरी तरह लीगल है, ये पूरी तरह क्या है, ये पूरी तरह इलीगल है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बिल्कुल भी लीगल वाला हिसाब में नहीं रहता। ये आप लोगों के इलीगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल काम है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें आप टैक्स की प्लानिंग करते हो और यहाँ पे आप टैक्स बचाते हो, लेकिन नकली डॉक्यूमेंट बना के सब चीज़ें नकली तरह से करके, तो वो गिर जाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस वो चीज़ होती है जो आप इनकम टैक्स के जो लूप्स होल हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हो। जैसे अब आपको पता है कि यार अपनी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, तो आपने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को आपने अपनी बहू को बोल दिया कि मैंने तो इसे गिफ्ट करा है, और उसके बाद उससे दोबारा से वापस ले ली। अब जब वो इनकम, जब उस साल आप देखोगे तो उस साल आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं बनेगी, क्योंकि आपने तो वो प्रॉपर्टी अपनी बहू को दे दी। हाँ, लेकिन आपने उसका उद्देश्य बहू को देना नहीं था प्रॉपर्टी,
ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या था कि आप पे टैक्स ना लगे, और उसके अगले साल ही अगली बार जैसे ही टैक्स का आपने क्लियरेंस दे दिया, ठीक है, आपको शो हो गया कि हाँ चलो मेरी इनकम टैक्स से बिल लेंगे, आपके बाद आपने अपनी जो भी बहू वगैरह थी या जो भी आपकी फैमिली की मेम्बर थी आपने उनसे वापस ले ली, ताकि आपकी वो वाली इनकम टैक्सेबल ना हो। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है। मतलब सीधा सीधा मतलब आपका कोई ऐसा नहीं था कि आपने कोई प्लानिंग करी हो टैक्स की। ये एक तरह से लीगल ही है, ये भी लीगल ही है, लेकिन आप लोग टैक्स अवॉइड करते हो उसके लूप होल का फ़ायदा उठा के। जो भी उसके लूप होल हैं इनकम टैक्स के, आप उनका फ़ायदा उठा के जब आप काम करते हो तो उसे टैक्स अवॉइडेंस बोला जाता है। सबसे गलत क्या है सर? टैक्स एविक्शन, क्योंकि ये इलीगल है, इसमें आप नकली डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इसमें आप नकली डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, टैक्स प्लानिंग में और टैक्स अवॉइडेंस में भी आप नकली डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे हैं, बस लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ओके है, लेकिन यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स आप लोगों के सामने आते हैं तो वो भी आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गए होंगे, किसी को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलें, ठीक है। अब मेरे भाई एक बार स्टेप आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख और सीख अलग से और लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम टैक्स कैसे कैसे देंगे। सबसे पहले एक बात आप एक ध्यान रखिएगा, अगर आप मेल हैं अगर आप फीमेल हैं डजेंट मैटर है, दोनों के लिए अब एक ही रहता है ना। मेल हो फीमेल हो, मतलब कोई भी इंडिविजुअल के लिए सेम है। क्या है? अप टू 2.5 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स क्या है? नील होगा। अच्छा सर, अगर आपकी रकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको उसका 10% देना होगा, ठीक है, ओके। और अगर आपकी रकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको अपनी जो इनकम होगी उसका 20% टैक्स के रूप में देना होगा। और अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख है तो आपको 30% टैक्स के रूप में देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सीधे सीधे अंबानी वगैरह के पास पैसा बनते ही रहता है, तो वो लोग कमा भी रहे हैं तो टैक्स भी दे रहे हैं। उसी हिसाब से देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, वर्ल्ड में नंबर 2 कौन कमा रहा है, नंबर 3 कौन कमा रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? ये उनके टैक्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, किसने कितना ज़्यादा टैक्स दिया। जो जितना ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता है। ठीक है भाई, समझ में आता है? वरना फिर कैसे निकलेगा? अंबानी साहब थोड़ी ना बोलेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, वो अपनी प्रॉपर्टी का डेटा देते होंगे, उन पर टैक्स देते होंगे फिर, क्योंकि जो वो दिखाएंगे वही तो होगा। सीधी सी बात है। अब मान लो कोई पर्सन है वो अपने घर में सारा पैसा बचा बचा के रख रहा है, तो वो कहाँ से कुछ कर पाएगा, है ना। तो एक टैक्सेबल इनकम का पॉइंट सीधा सीधा इतना रहता है। ये रहता है मेल फीमेल सभी के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए। अच्छा ठीक है, अब एक आते हैं आप लोगों के सीनियर सिटीजन। अच्छा, इसमें एक बात और है, जो अब की बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, क्योंकि बजट जो होता है वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है टैक्स पे। उन्होंने एक बात इसमें और बोली थी। सर क्या? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो भी आपको कोई टैक्स मत दो। उन्होंने ये वाली चीज़ का रिबेट अब की बार दिया था, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक भी है तो भी आप कोई भी टैक्स मत दो, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आप पर स्लैब रेट फॉलो कर जाएगा। मतलब मैं समझा देता हूँ। मतलब मान लो अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है तो आप टैक्स मत देना। ये स्लैब रेट तो है ही, लेकिन साथ में आपकी बात इनकम टैक्स में वाली बात और ऐड करी थी उन्होंने। मतलब अगर आपकी इनकम 4 लाख भी है तो आप कोई टैक्स मत देना, क्योंकि हमने ने ये नया स्लैब में ये चीज़ नहीं शामिल करी है, तो आप कोई टैक्स मत देना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्लैब रेट बदल गया, पहले समझ लेना सब लोग, ठीक है। 4 लाख तक का कोई टैक्स मत देना, नो टैक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो आप स्लैब के हिसाब से टैक्स दोगे, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो इसका ये मतलब होगा आप 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री रहेंगे, नील होगा आपका टैक्स। और अब आप 2.5 लाख से 5 लाख तक कितने परसेंट के हिसाब से टैक्स देंगे? 10% के हिसाब से। और 6 लाख तक है ना आपकी इनकम, तो 5 से 6 लाख, बिकॉज ऑफ 10 लाख तक रहती है ये, तो 5 से 6 लाख तक आप 20% टैक्स देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ है ना। तो यानी कि जैसे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए बचे तो 2.5 लाख का 10%,
तो 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000 रुपये, तो ये हो गए। और 1 लाख का 20%, तो यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पे आप टैक्स दे रहे होंगे। तो आपकी कुछ ये टैक्स की लायबिलिटी आ रही होगी, सरचार्ज वगैरह अलग लगेगा। और अगर सर 5 लाख तक कुछ भी है तो वही देना टैक्स, तो फिर आपका स्लैब रेट फॉलो नहीं करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। स्लैब रेट है, लेकिन ये 5 लाख वाली कंडीशन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा नहीं जोड़ी गई थी कि 2.5 लाख, अगर 5 लाख तक इनकम है तो कोई बात नहीं है, आप लोग मत दो टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है, 1 रुपये भी ज़्यादा है, तो आप पर स्लैब रेट फॉलो हो जाएगा। आप स्लैब रेट के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 10% ही देंगे, और 5 लाख से 6 लाख तक पे 20% देंगे, मतलब सॉरी 5 लाख से 10 लाख तक पे 20% के हिसाब से टैक्स देंगे। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो ये नया उन्होंने ऐड ऑन करा था कि अगर 5 लाख तक है तो भी हम आपको कुछ टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर 5 लाख से एक अमाउंट भी ज़्यादा है तो भाई दोबारा से आप पे क्या होगा, स्लैब रेट फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और आप लोगों का बनता है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? सीनियर सिटीजन होते हैं 60 अबव, 60 ईयर और मोर, जो भी 60 या उससे अधिक के लोग होते हैं वो सीनियर सिटीजन आपके कहलाते हैं। ठीक है ना। सीनियर सिटीजन के केस में ये जो 2.5 लाख की रकम है, अच्छा ये 3 लाख हो जाती है, बस इतना अंतर है। अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख तक नील जाएगा। ओके, 3 लाख से 5 लाख तक 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% की रेट से इंटरेस्ट देना है। और अगर आपका 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% देना है। मतलब बाकी सब चीज़ें सेम ही है, बस अंतर कहाँ पड़ा है, ये 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो गया है। अच्छा, एक केस और बनेगा आप लोगों का, एक केस और बनेगा, एक केस और बनता है मेरे भाई, उसको और ध्यान रखिएगा। ये सभी के लिए, मेल फीमेल हो, कंपनी हो चाहे या HUF हो, ये सब के लिए यही है, यही सब चीज़ें हैं सबके लिए। ठीक है ना, ये सब के लिए ये मतलब। ठीक है, चलिए ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, BOI, ये सब के लिए यही है, सबके लिए यही वाला हिसाब है। ये जो स्लैब रेट है ना, यही वाली। ठीक है, चलिए डन। अच्छा, अगर आप सुपर सिटीजन हैं तो सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन क्या होते हैं? सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी जो उम्र है वो 80 या उससे ज़्यादा है, 80 या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे 60 या उससे ज़्यादा थी, अब अगर 60 से 80 तक के बीच की बात हो गई होगी, यानी कि सीनियर सिटीजन में। सुपर सिटीजन आप 80 साल के हो गए तब बन जाएंगे। ठीक है, उस केस में जो यहाँ पे रकम 3 लाख है, वो यहाँ पे रकम क्या हो जाती है, 5 लाख हो जाती है। ठीक है ना, अप टू 5 लाख तक क्या होगा, नील होगा। ठीक है, ओके। और 5 लाख से 10 लाख तक, अब वो सब चीज़ें वैसी रहेंगी जैसे थी। ये कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है ना, ओके। और अगर सर अबव 10 लेके, तो अगर 10 लाख से ज़्यादा होगा तो 30%। ठीक है ना। तो आई होप सो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये 10% वाला हिसाब गायब हो जाता है एक तरह से। तो आप लोगों को प्रॉपर रूप से सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा स्लैब रेट का। और जो 5 लाख वाली बात है वो भी मैंने समझा दी थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जोड़ी गई थी। तो मेरे भाई इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी भी चीज़ें आप लोगों को जल्दी ही मालूम पड़ती रहेंगी। तो बढ़िया सेशन को एंजॉय करिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।